नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। नामांकन भरे जाने लगे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मणिपुर, ये 5 राज्यों में चुनाव होना है। मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूँगा। हमारा संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप जाति, धर्म, मजहब के आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करेंगे। जाति पे तो बहुत ज़्यादा प्रतिबंध भी है। आप जाति के आधार पे किसी को प्रभावित नहीं कर सकते, किसी से सलाह नहीं दे सकते, किसी को जातिगत सूचित शब्दों से अपमानित नहीं कर सकते। ये लेकिन भारत में संवैधानिक प्रावधान के बाद भी अगर हम देखें तो जाति के बिना भारतीय समाज की चर्चा करना मुमकिन नहीं है। भारत में जाति एक महत्वपूर्ण आधार रहा है। ये आज से नहीं, हजारों सालों से है। पहले वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण थे। चारों वर्ण में समाज का विभाजन था वर्ण के आधार पे, और उसमें सब अपनी योग्यता के बल पे वर्णों का चयन करते थे, वर्णों में रहते थे। परशुराम ब्राह्मण वर्ण के थे, लेकिन कर्म उनके क्षत्रिय थे। ऐसे कई हैं उदाहरण हमारे पास। रैदास शूद्र वर्ण के थे, लेकिन कर्म उनके ब्राह्मणों के थे। अब वर्ण व्यवस्था जाति में कन्वर्ट हो गई। ये एक अलग विषय है, शोध का विषय। समाजशास्त्री सब जानते हैं वर्ण और जाति के बारे में, ज़्यादा उस पर डिस्कस नहीं करना चाहिए। 1947 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। 2 साल बाद, 2.5 साल बाद संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारा लागू हुआ। संविधान में विद्वानों ने अलग अलग व्यवस्था करी। समाज के 4 वर्ग में रखा गया। सामान्य, SC ST, ये 3 वर्ग थे, और एक अल्पसंख्यक रखा गया। और अंबेडकर ने प्रावधान रखा था कि 10 साल SC ST वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था रहेगी, जिससे समाज का पिछड़ा वर्ग आगे आया था। कालांतर में वो आरक्षण आगे बढ़ता गया, और 1988 में OBC अन्य पिछड़ा वर्ग की मांग हुई, और फिर उसमें काफ़ी आंदोलन हुए, हम सभी जानते हैं, और OBC वर्ग भी आया। अब जितने भी चुनाव हमारे यहाँ होते हैं, मध्य प्रदेश तो गठन ही काफ़ी बाद में हुआ था, 1955 के बाद हुआ था, राज्यों के पुनर्गठन के बाद, और उसके बाद से लगातार आ रहा है। मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले ही यहाँ की जो प्रमुख पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन्होंने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने 228 प्रत्याशियों की लिस्ट करी है 230 में से, और कांग्रेस ने 230 में से 229। अभी 2 और 1 इनके बाकी। लगभग इसको अपन पूरा मान के चलेंगे, मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर चुनाव लड़ा जाना है, और वोटर हैं 5 करोड़ 43 लाख, 5 करोड़ 43 लाख। 5 करोड़ 43 लाख लोगों को 230 विधायक चुनने हैं पूरे इसमें मध्य प्रदेश के लिए, जिससे फिर उनकी सरकार बनेगी, और 116 विधायक जो भी पार्टी, जो भी दल ले आएगा, उसकी सरकार बन जाएगी। ये है गणित यहाँ का। अब इसके अलावा, इन 2 पार्टियों के अलावा, यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब जो टिकटों का वितरण हुआ है, टिकटों का समाजशास्त्री अध्ययन अगर हम करें, वो मैंने आपको बता रहा हूँ, जातिगत आधार पे मैंने जो दोनों पार्टियों की लिस्ट देखी, उस लिस्ट के आधार पे आकलन किया है। देखिए, यहाँ पे अल्पसंख्यक, जिसमें मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन हैं और ईसाई, ये 4 हमारे यहाँ महत्वपूर्ण हैं। पारसी तो कोई है नहीं, चुनाव नहीं लड़ते। तो अल्पसंख्यकों को कांग्रेस पार्टी, जिसने 229 की सूची डिक्लेयर करी है, उसमें 6 लोगों को रखा है, जो उनके 2.62% आता है। भारतीय जनता पार्टी ने 4 लोगों को नाम प्रस्तावित किए हैं, जो कि 1.75% आता है अल्पसंख्यकों का। अल्पसंख्यक जो है हमारे यहाँ, टोटल आबादी जो है उसमें अगर हम देखें, अल्पसंख्यकों की अगर बात करें, तो यहाँ पे जैन जो है, जनसंख्या के आधार पे जैन, ईसाई, मुस्लिम आते हैं, और अच्छी खासी मुस्लिमों का तो यहाँ पे 6.57% है। 6.57% मध्य प्रदेश की आबादी में मुस्लिम्स हैं, लेकिन ईसाई भी 1% से कम है,
और जैन भी। तो अगर हम इनको टोटल अल्पसंख्यकों की आबादी पुरानी जनगणना और जो कुछ यूट्यूब और अलग अलग माध्यमों से जो हम तथ्य देखते हैं, तो हमारे यहाँ 7% के लगभग, 7 से 7.5 के बीच में 7.5% अल्पसंख्यक हैं। और उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए दोनों पार्टियों ने कितने दिए हैं? कांग्रेस ने 2.62%, बीजेपी ने 1.75%। बीजेपी के 228 में 4 प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के 229 में 6 प्रत्याशी। अल्पसंख्यक कोटा देखिए। अब सामान्य की बात करते हैं, तो सामान्य में 229, कांग्रेस ने 229 में से 79 लोग, अर्थात जो उनका 34.49% होता है, उनको टिकट दी है। बीजेपी ने अभी घोषित 228 में से 81, जो प्रतिशत होता है 35.52% को सामान्य में दिए। इसमें सामान्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आ जाते हैं। एससी, अनुसूचित जाति, तो वो तो प्रावधानानुसार 14.84% कांग्रेस ने दिए 34 लोगों को, बीजेपी ने भी 34 लोगों को दिए, कोई 14.84 जो कि संविधान द्वारा सम्मत है उतना है, उसके अलावा और नहीं। एसटी, जनजाति, जनजाति बहुल मध्य प्रदेश की बात होती है। यहाँ 48 प्रत्याशी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि 20.96 होता है। 47 बीजेपी से लड़ रहे हैं, जो कि 20.6%। यहाँ थोड़ी संख्या बढ़ी। अब आता है आपका ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, जो कि कह रहे हैं सभी दल और जनगणना के आंकड़े भी बताते हैं कि मध्य प्रदेश में 50% से ज़्यादा आबादी ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग की है। अब उनका प्रतिशत देख लीजिए, जो टिकट वितरण हुआ है। जातिगत जनगणना की मांग भी की जा रही थी, एक कांग्रेस पार्टी के द्वारा जातिगत जनगणना की जाए। महिला आरक्षण पे भी ये पैंच करता है कि आपने जातिगत आधार पर महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया। अब ओबीसी पे आते हैं हम। ओबीसी की टोटल आबादी मध्य प्रदेश में जो है, अभी जो आंकड़े हैं जनगणना के और कुछ संस्थाओं के द्वारा और राज्य पिछड़ा आयोग वगैरह के द्वारा, वो 52% के लगभग मध्य प्रदेश में ऐसा बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी कोर्ट में इस टाइप की चर्चा की कि 52% हमारे यहाँ ओबीसी है। ओबीसी के कांग्रेस ने 229 में से 62 प्रत्याशियों को टिकट दी है, जो कि 223 से अगर हम निकालते हैं परसेंटेज, वो परसेंटेज होता है 227.7%। 52% आबादी और उसका आधा 27 दूनी 54 होता है, यानी लगभग 50% ओबीसी को। बीजेपी की बात करें, इन्होंने 64 लोगों को टिकट दी है, जो कि उनके 228 से परसेंटेज निकालते हैं तो 28.07 होता है। यह भी आप देख लीजिए 50% ही, यानी ओबीसी 50% से ज़्यादा 52% आबादी को आप जब टिकट देने की बात आई है, तो दोनों दलों ने 50% को ही दिया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों का एक अपना वर्चस्व रहा है। यहाँ सत्ता में ब्राह्मणों की अपनी मोनोपोली रही है 1970-75 तक। अधिकतर मुख्यमंत्री कांग्रेस की सत्ता थी, तो ब्राह्मण ही बने हैं। बाद में 85 में अर्जुन सिंह ठाकुर आए, दिग्विजय सिंह ठाकुर आए, फिर उसके बाद पिछड़ा वर्ग चल रहा है। यहाँ अधिकतर, चाहे वो श्यामाचरण शुक्ला जी हों, रविशंकर शुक्ला हों, द्वारका प्रसाद मिश्रा हों, कैलाशनाथ काटजू हों, ये सब ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों की तूती बोलती थी। और एक समय आपको बताऊं, मध्य प्रदेश में जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक होता था, 320 सीटें होती थी, तो 33% विधायक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मिला के 33% विधायक ब्राह्मण होते थे। 100 के करीब ब्राह्मणों को टिकट मिलती थी मध्य प्रदेश 320 में से, और जो जीत के भी आते थे 33%। और आज जो है, अभी जो अगर हम टिकट वितरण हुआ है उसमें अगर आप देखते हैं, तो कांग्रेस ने 20 ब्राह्मण प्रत्याशी को टिकट दी है, जो कि 8.73% होता है। बीजेपी ने थोड़ा आगे बढ़ के 29 लोगों को दिया, 29 ब्राह्मणों को टिकट दी है, जो कि 12.71% है। अब जरा ठाकुरों की बात कर लें। ठाकुरों का अपना अलग दबदबा है क्षत्रियों का। यहाँ गोविंद नारायण सिंह भी मुख्यमंत्री रहे, अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री रहे, दिग्विजय सिंह। टोटल आबादी जो राजपूतों की मध्य प्रदेश में है 6 से 7% है। ब्राह्मणों की आबादी तो मध्य प्रदेश में 12% है। 12% में मध्य प्रदेश में दोनों दलों ने
बीजेपी ने तो पूरे पूरे 12% आबादी है मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों की, तो 12.71 29 लोगों को दिया। कांग्रेस ने वहाँ कटौती करके 12 की जगह 8.73% ब्राह्मणों को वोट दिया। ओवरऑल ब्राह्मणों के उसमें थोड़ा बीजेपी में जितनी आबादी के अनुरूप में ब्राह्मणों को टिकट दिए, कांग्रेस ने थोड़ा कम 4% के लगभग कम किया। अब ठाकुरों की बात करी जाए, मध्य प्रदेश में 6 से 7% ठाकुर होते हैं, राजपूत होते हैं, क्षत्रिय होते हैं। क्षत्रियों में देखिए 6 से 7% हैं। यहाँ एक रोचक बात है, क्षत्रिय अपना दबाव बनाने में कामयाब हुए और कांग्रेस ने 19 प्रत्याशियों को, क्षत्रिय प्रत्याशियों को, ठाकुरों को टिकट दिया, जो कि उनका 230 से अगर अपन निकालते हैं तो परसेंटेज 8.29% होता है। और बीजेपी ने 228 में से अभी जो घोषित हैं 228 में 25 प्रत्याशी ठाकुर दिए हैं, जो कि 10.96 होता है। और आबादी कितनी है देखिए ठाकुरों की, 6 से 7%, यानी यहाँ वर्चस्व दिख रहा है। ब्राह्मण और क्षत्रियों का वर्चस्व दिख रहा है। ब्राह्मणों को अधिक दिए हैं, कांग्रेस ने भी बहुत अंतर नहीं है, लेकिन हाँ 4% ही का अंतर है, लेकिन ठाकुरों में दोनों ने अधिक दिए। अब आते हैं वैश्य जनजाति, वैश्य बनिया, जिनको वैश्य कहते हैं, व्यापार वाणिज्य करते हैं। मध्य प्रदेश में वैश्यों की संख्या जो है, वैसे तो भारत में 30% के लगभग बताई जा रही है वैश्यों की जनसंख्या, लेकिन मध्य प्रदेश में 12%, एक अच्छी खासी आबादी वैश्यों की है। वैश्यों पूरा व्यापार वाणिज्य करते हैं। इसमें गुप्ता भी आते हैं, कवि बनिए भी आते हैं, अग्रवाल भी आते हैं, बहुत से आते हैं। इनकी कई उपजातियां हैं। आपको ताज्जुब होगा कि जो लिस्ट देखी मैंने, हो सकता है मैं गलत हूं, पर लिस्ट के आधार पर मैंने जो आकलन किया, जो विश्लेषण किया, मध्य प्रदेश में 12% के लगभग वैश्यों की आबादी है, बनियों की आबादी 12% है। और कितने मिले हैं टिकट? अब आप टिकट की बात करेंगे तो आप देखेंगे 0.43%, एक कांग्रेस से और एक ही बीजेपी से 0.43%, यानी 1% को भी टिकट नहीं दिया आपने। अब जैन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में जैन, मैंने अल्पसंख्यकों की बात की थी ना, जैन का भी अच्छा दबदबा है। तो कांग्रेस ने 3 जैन प्रत्याशी 1.31%, बीजेपी ने 5 2.19%, मुस्लिम एक प्रत्याशी है, जो कि मुस्लिमों की अगर हम देखें अच्छी खासी आबादी है। यहाँ पे 6.57 लगभग 7% के लगभग मध्य प्रदेश में मुस्लिम की आबादी है। लेकिन कांग्रेस ने भी मात्र एक प्रत्याशी ही खड़ा करा है, जो कि 0.43 होता है। आप सोचिए 6.5% आबादी मुस्लिम की होने के बाद आप 1% को भी टिकट नहीं दे पा रहे, 1% भी आपके योग नहीं लगा। बीजेपी तो वैसे भी कहा जाता है, तो बीजेपी ने नहीं दिया, ठीक है, पर प्रत्याशी तो उनको भी देख रखना था। सिंधी, ये भी सामान्य में आते हैं। इनका मध्य प्रदेश में अच्छा रुतबा है, सिंधियों की संख्या काफ़ी है। तो सिंधियों को अगर हम देखते हैं तो ठीक ठाक है। 3 प्रत्याशी कांग्रेस ने दिए 1.31%, 2 प्रत्याशी बीजेपी ने दिए 0.87, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में करीब 5% के लगभग, 5 से कुछ कम ही है सिंधी ज़्यादा। अब ओबीसी की जनगणना में अगर हम देखते हैं, ओबीसी के आधार पर देखते हैं, ओबीसी में मध्य प्रदेश में यादव 12 से 14% है। यादव 12 से 14% यादव हैं। लोधी और पटेल 9% आबादी है, साहू 6%। ये 3 कैटेगरी बहुत ज़्यादा है। और ओबीसी को 27.7% मिला कांग्रेस से, 28.07% बीजेपी से। ये अलग अलग हैं। अगर हम देखें इनको तो लोधी पटेल कांग्रेस ने 18 लोगों को टिकट दी है, जो कि 7.86% हो रहा है, जबकि उनकी आबादी 9% है। बीजेपी ने 15 कैंडिडेट दिए हैं, 6.57%, जो कि आप देखिए उनकी आबादी 9% से करीब करीब वहाँ भी थोड़ा थोड़ा कम है, पर है। अब ये पूरा जातिगत कलह है। संविधान कहता है जाति के आधार पे आप भेदभाव नहीं करेंगे, जाति के आधार पे आप चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये क्या है? चुनावी पद्धति, अभी मैंने राजस्थान की टिकट, राजस्थान की जातिगत जनगणना का विश्लेषण नहीं किया, छत्तीसगढ़ का नहीं किया, तेलंगाना और मिजोरम का नहीं करा। मध्य प्रदेश, चूंकि मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, मध्य प्रदेश का है 5,43,00,000 यहाँ के मतदाता हैं। 230 यहाँ पे विधानसभा की सीट हैं, जिसमें सामान्य, एसटी, ओबीसी, सामान्य 34.6
4.9% को टिकट मिला है कांग्रेस से, 35.52% है बीजेपी के। एससी कांग्रेस के 14.84%, बीजेपी की 14.31%, एसटी कांग्रेस के 20.96%, बीजेपी के 20.61%, ओबीसी 27.07% बीजेपी कांग्रेस के, और 28.07% भारतीय जनता पार्टी के। जातिगत मैंने आपको बताया था, ब्राह्मणों को 8.73% कांग्रेस ने दिए, 12.71% बीजेपी ने दिए। ठाकुर को, जो कि ब्राह्मणों की 6% आबादी में 8 और 12% पढ़ के दिए, ठाकुरों की 6 से 7% आबादी में यहाँ भी अड़े प्लस में 8.29% और 10.96। वैश्य 12% आबादी है और मिल रहा है मात्र 0.43% दोनों दलों में। अब ये जातिगत आंकड़ा है। अब कुछ दिन पहले विशेष सत्र बुलाया गया था लोकसभा का और राज्यसभा का, संसद का सत्र बुलाया गया जिसमें महिला आरक्षण पास हुआ है, 33% महिला आरक्षण। एक ने वाहवाही लूटी कि हमने महिला आरक्षण, जो कि लंबे समय से था, 1995 से लंबित था, उसको हमने पारित करा दिया, हमने महिलाओं का हक दिया, महिलाओं का सम्मान किया, महिलाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं, महिलाएं ऐसी हैं। दूसरी पार्टी ने कहा, कांग्रेस ने, कि भाई आपने करा है, हम स्वागत करते हैं। सभी ने कहा था, सभी दलों ने कराते थे, ओबीसी ने विरोध किया था, बाकी सब ने समर्थन किया था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें आपने आरक्षण नहीं दिया, 33% दिया है, इसमें आपको ओबीसी आरक्षण भी रखना था। अब देखिए, वहां रखना था, पास हो गया, लेकिन उसके आधार पे किसी भी दल की इच्छा शक्ति ऐसी नहीं लग रही थी, इसलिए उन्होंने उसको लागू बोले। अब परिसीमन करेंगे, परिसीमन के बाद वो लंबे समय में चला गया। अब टिकट वितरण की बात करें हम, 50% आबादी कही जाती है ना, कि हर देश की, समाज की आधी आबादी महिला है। मध्य प्रदेश में भी अच्छा परसेंट महिला पुरुष का अनुपात बहुत ज़्यादा गिरा हुआ नहीं है, अच्छा है। एक आध जिलों में, भिंड और दतिया तरफ थोड़ा कम है, बाकी बालाघाट में तो प्लस में है महिलाएं, और भी कई जिलों में प्लस में है। महिला आबादी 50% है। आपकी 230 सीट हैं, 230 सीट पे चुनाव लड़ा जाना है, ठीक है। 230 का 50% होता है 115, और इसको अगर हम घटाएं, इसको अगर हम घटाते हैं तो 57 सीट होती हैं 25, मतलब 1/4। तो क्या इस चुनाव में 33% की भी बात नहीं कर रहा हूँ, 25% की बात कर रहा हूँ। 25% यानी 27 के लगभग, 57 के लगभग कैंडिडेट नहीं दिए जा सकते थे महिलाओं को। महिलाओं को इतने दिए जा सकते थे कि नहीं दिए जाए, देना था, प्रयास करना था, लेकिन महिला सीट की बात करिए, क्योंकि दोनों दलों ने फैक्टर क्या रखा, जिताऊ उम्मीदवार जो जीत सके। कांग्रेस ने 229 सीटें जो डिक्लेयर करी, उसमें 29 महिलाओं को टिकट दिए, जो कि 230 का परसेंटेज अगर हम निकालते हैं 12.66% होता है, जबकि आपने 33% आरक्षण के लिए, 35% आरक्षण, महिला आरक्षण के लिए आपने लोकसभा में और राज्यसभा में पारित कराए, और आप दे रहे हो 12.66% महिलाओं को। बीजेपी जितने बिल लाई थी, उसने 28 महिला कैंडिडेट को टिकट दिया है, जो कि 228 का 28 गए 12.28%। ओवरऑल 12% ही तो दे रहे हैं, 1/4 भी नहीं दिया। दोनों पार्टियों से अगर हम देखें, अभी बसपा और उनके तो, अब आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के तो निकले नहीं है पूरे टिकट, उनके आए नहीं है, जितने आएंगे फिर उसका भी अपन कर लेंगे, लेकिन वहाँ भी स्थिति ओवरऑल ऐसी ही है। 12% महिला आरक्षण। अब आप सोचिए, महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद 12% को ही टिकट मिलना, ये अपने आप में बताता है कि हम कितने सजग हैं, हम कितने सतर्क हैं, महिलाओं के प्रति हमारी जवाबदेही कितनी। आपको टोटल 12% महिलाएं मिली। अब यहाँ पे जबरदस्त बहस का विषय है, यानी महिला आरक्षण आप मन से नहीं करना चाहते। राजनीतिक दल जाति की बात करते हैं कि जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई वो नहीं होगा, लेकिन जब टिकट वितरण की बात आती है, जब चुनाव की बात आती है, जब इलेक्शन की बात आती है, तब आप देखिए, मैंने आपको आंकड़े वाइज संख्या, जो उनके 228 और 229 सीटों के डिक्लेरेशन हुआ, उसके आधार पर बताया कि सामान को 34%, बीजेपी ने 35%, एससी कांग्रेस ने 14%,
बीजेपी ने 14%, एसटी 20% कांग्रेस का है, बीजेपी के 20% है, ओबीसी 27, 52% आबादी में आधे लोगों को आपने दिया है, 28% बीजेपी ने। महिला 50% आबादी है आपकी, उसमें 35% की जगह आप दे रहे हैं सिर्फ 12% को, दोनों को 12.66 और 12.28, कोई ज़्यादा अंतर नहीं। अब जाति के आधार पे 6% आबादी है, तो आप देखिए 6% आबादी है ब्राह्मणों की, कांग्रेस दे रही 8.73, बीजेपी दे रही 12.71। ठाकुर 6 से 7% आबादी है, 8.29 कांग्रेस दे रही, 10.96 दे रही बीजेपी। वैश्य 12% हैं, व्यापार वाणिज्य वाले हैं, लेकिन 1% ही उनके उम्मीदवार आ पाए। अब थोड़ा सा पंच एक और इसमें देखता हूँ आंकड़े। युवा, निसंदेह युवाओं के हाथ में जिम्मेदारी होना चाहिए। तो कांग्रेस ने अपने 229 में 99 कैंडिडेट कांग्रेस के युवा हैं, जो कि परसेंटेज वाइज 43.23% है। बीजेपी थोड़ा आगे है, इसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया युवाओं पे, लेकिन शुरुआत करी। 50 कैंडिडेट, 99 कांग्रेस ने 99 कैंडिडेटों को दिया, बीजेपी से आधी आ गई, 50 दिया, जो कि 21.92% होता है, कांग्रेस का 43.23। युवाओं पे कहते हैं हम, युवा हमारे समाज की रीढ़ हैं, युवाओं के हाथ में कंधा है, युवाओं के हाथ में है, युवा शक्ति होती है, युवा ही सब कुछ कर सकता है। लेकिन जब टिकट वितरण की बात आई तो बीजेपी के 228 में से 50 ही बीजेपी को युवा देखे, जो कि 92% होता है। कांग्रेस को 229 में 99 मिले, जो कि 43.23% होता है। अब एक और रोचक आंकड़ा, पार्टियां सालों से काम करती आ रही हैं, सदस्यता होती है, काम करते हैं, सबकी अपनी विचारधारा होती है, लेकिन चुनाव के समय एक नई विचारधारा आती है, जिसे दल बदलू विचारधारा कहा जाता है। दोनों पार्टियों ने, इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी में आए। कांग्रेस ने 19 दल बदलुओं को, जो उनके दूसरी पार्टी से आए थे, उनको लिया, 19 लोगों को टिकट दिया 229 में से, जो कि 8.29% होता है। बीजेपी भी कम नहीं, उसने 11 लोगों को दिया, 11 दल बदलुओं को टिकट दिया है, जो कि 228 में से 4.82% होता है। अब एक और आंकड़ा है कि कांग्रेस ने अपने पुराने जो थे 11 लोगों को घर बैठा दिया कि अब आप चुक चुके हैं, अब आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, उम्र दराज हो चुके हैं। 4.80% 11, बीजेपी ने 32 लोग बदल दिए, जो कि 14.03% आता है। ये आंकड़ों की बात है, चुनावी विश्लेषण की बात है कि 5,43,00,000 मतदाता को इनमें से चयन करना है। अब आपने तो जातिगत आधार पे टिकटों का वितरण कर दिया, धर्म के हिसाब से टिकटों को वितरण कर दिया, मजहब के को भी प्राथमिकता दी है, महिला युवा सभी को दिया है। और जहाँ जहाँ आपको लगा, मेन कारण क्या था इस सब में, जिताऊ, जीत का फैक्टर जो होगा, जो जीतने वाला फैक्टर है, विनिंग फैक्टर, विन विन जो होंगे कैंडिडेट, विन विन कैंडिडेट को ही टिकट दिया गया, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो दल बदलू हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे जैन हो, चाहे ईसाइयों को तो टिकट ही नहीं दिया दोनों दलों ने, या मुस्लिम्स हो, या लोधी हो, या आपके साहू हो, या यादव हो, या राजपूत हो। ये है विन विन फैक्टर। ये आंकड़े आप भी चेक कर सकते हैं कि जो लिस्ट आई है, उसी लिस्ट के आधार पे हो सकता है कि इसमें कुछ एरर रही हो, कि मैंने जिस हिसाब से पता करा, जानकारी ली है, उससे हो सकता है प्लस माइनस हो, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और मेरा यहाँ पे किसी पे कोई आरोप नहीं है, ना कांग्रेस पे ना बीजेपी। मैंने दोनों पार्टियों के जो वोटर लिस्ट हैं, जो उन्होंने कैंडिडेट बनाए, वोटर लिस्ट नहीं, उन्होंने कैंडिडेट बनाए हैं, जिनके टिकट घोषणा की है, उनके हिसाब से विश्लेषण किया है। ये पूरे मध्य प्रदेश का है, इसको महाकौशल, चंबल, मालवा, मध्य भारत के हिसाब से ना देखें। ये एक विश्लेषण है, चुनावी विश्लेषण मध्य प्रदेश का, कि देखिए कैसे राजनीतिक दल जाति के साथ घालमेल करते हैं, जाति के साथ रहते हैं और चुनाव लड़ते हैं। और हमारा संविधान कहता है कि हम किसी भी जाति के आधार पर कोई भी चर्चा नहीं करेंगे, जाति के आधार पर कोई विश्लेषण नहीं करेंगे। पर ये पूरा अगर टिकट वितरण देखा जाए, टोटली 100% आपका जातिगत विश्लेषण है, जिसमें ब्राह्मणों को भी उतना
स्थान मिला, ठाकुरों को भी मिला, ओबीसी को कम मिला। जनगणना की बात जो कर रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी जनगणना, जातिगत जनगणना की बात करे, मैं कह रहा हूँ जब जातिगत जनगणना की बात आप कर रहे तो आपको, आपके पास भी डेटा है, मेरे पास है, आपके पास भी, आपको अपने प्रत्याशियों को जाति के आधार पर टिकट देना था। लेकिन यहाँ क्या है, विन विन फार्मूला, जीतने वाला जो जीत सकता है उसी को दें, चाहे वो किसी भी जाति का हो। महिला आरक्षण आपने बिल पास कर लिया है, बहुत बढ़िया होता है कि अभी इन 5 राज्यों में 35% नहीं 25%, 1/4 ही महिलाओं को टिकट दी जाती। लेकिन महिलाओं को टिकट कितनी मिली है, महिला 12% ही टिकट मिली है, मतलब 1/4 का भी आधा हो गया, 12 दूनी 24, कोई 25 टिकट देना था, 25% वो भी नहीं दिया। तो ये है विश्लेषण। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिए, जिससे कि मैं इसमें और ज़्यादा